जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे सब। काइंडली मेक श्योर करिएगा कि मेरी आवाज़ और स्क्रीन आपको क्लियर नज़र आ रही। अब चैट में लिख दीजिएगा अगर तो आपकी मुझे मेरी आवाज़ आपको क्लियर है तो आप ओके लिख दें, और स्क्रीन भी नज़र आ रही है आपको। 1 से 2 मिनट का वेट कर लेते हैं इफ़ यू डोंट माइंड। लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं। तब तक थोड़ा सा आप लोगों का तारुफ कर लेते हैं। अल अजीज साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सॉरी, अली अजीज। आप माइक पे बोल सकते हैं? ये जुनेद सिकंदर साहब, आप अपने बारे में कुछ बताइएगा। क्या आप रियल एस्टेट अस्सलाम से? वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरी रियल एस्टेट फर्म है बैरिया टाउन कराची में। हेलो। और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में क्या जानते हैं इससे पहले? मैंने अपने पेज को थोड़ा बहुत बूस्ट किया था, फेसबुक पेज को, एंड दैट्स ऑल। रीच लेने के लिए खुद ही किया था। तो क्या रिजल्ट्स मिले आपको उसके बूस्ट करने से? पोस्ट, जिस स्पेसिफिक पोस्ट को बूस्ट किया था उस पे लाइक्स काफी आए थे। लीड्स मतलब 1500 लाइक्स में से मुझे एक आधी लीड मिली थी शायद, इस तरीके से। सही है, ज़बरदस्त। चलें, इंशाल्लाह कुछ चीज़ें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे और आई होप सो कि आपको फ़ायदा होगा। ये 1 से 1.5 घंटा श्योर देंगे इंशाल्लाह। श्योर श्योर। चलें हम स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी आप लोगों ने काफ़ी वेट कर लिया, और जो लोग ज्वाइन होते रहेंगे तो उनके लिए रिकॉर्डिंग, जो नहीं हो पाएंगे उनको रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मिल जाएगी। अच्छा जी, सबसे पहले ना थोड़ा सा मैं आपको तारुफ करवा दूं इस वेबिनार के बारे में। ये जो वेबिनार है ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है रियल्टर्स के लिए, यानी जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, ब्रोकर्स हैं, ख़ास तौर पे जो छोटे लेवल पे भी काम कर रहे हैं। मतलब कुछ ऐसी फर्म्स हैं रियल एस्टेट की जो बड़े लेवल पे, और ख़ास तौर पे जो जिनकी सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग को लेके जो एक अच्छा खासा उसका यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक ज़मीन.com है, घराना है, एजेंसी 21 है, स्टार मार्केटिंग है। ये बड़े बड़े वो ब्रांड्स हैं जो कि सोशल मीडिया या इनको बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, और ये अपनी जो कैंपेन्स हैं वो सोशल मीडिया पे भी रन कर रहे होते हैं। इनकी टीवी कमर्शियल एड्स भी चल रहे होते हैं, बिल बोर्ड्स भी, सारा कुछ। खैर उनके पास एक अच्छा खासा बजट होता है। लेकिन जब एक छोटे लेवल पे जो रियल एस्टेट सेक्टर में जो बंदा काम कर रहा है, उसको सबसे पहला प्रॉब्लम तो बजट का होता है। उसके बाद जो प्रॉब्लम है वो डिजिटल इलिटरेसी का प्रॉब्लम है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान के अंदर ये प्रॉब्लम है कि लोग पढ़े लिखे ज़रूर हैं लेकिन डिजिटली वो लिटरेट नहीं है, जिसकी वजह से उनका पढ़ा लिखा होना उनको उनके बिजनेस में बहुत कम फ़ायदा देता है। जैसा कि कोविड के बाद से क्या हुआ, वो सारी कंपनीज जो डिजिटल मीडिया का यूज़ जानती थी, उन्होंने इस सारे सिनेरियो में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। लेकिन बहुत सारे लोगों का काम जो है वो बंद भी हो गया। तो ये जो वेबिनार है, और ख़ास तौर पे असल में ये जो वेबिनार है ये एक्सप्लेनेशन है रियल एस्टेट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम की, कि उस प्रोग्राम के अंदर हम क्या ऑफ़र कर रहे हैं आपको। लेकिन उसकी एक समरी जो है इस वेबिनार के अंदर एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह, आपको इसका भी फ़ायदा होगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको
ये बता दूं कि इसमें हम कौन से टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे ताकि आपका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप रहे कि आप क्या सीखने जा रहे हैं इसके अंदर। इसमें जी सबसे पहले थोड़ा सा तारुफ होगा कंपनी डिजीवर्सिटी जो एक कंपनी है उसके बारे में और ट्रेनर्स के बारे में। और फिर हम थोड़ा सा आगे मूव करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज़ है। मतलब बहुत सारी मिथ्स भी हैं डिजिटल मार्केटिंग को लेके, लोग पता नहीं किस किस चीज़ को डिजिटल मार्केटिंग समझ रहे होते हैं, ये थोड़ा सा क्लियर करेंगे हम। और ट्रेडिशनल मार्केटिंग और इसमें क्या डिफरेंस क्या है, बजट के हवाले से क्या डिफरेंस है, कितना कितने पैसे लगाने होते हैं या कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता है, क्या एक्सपेक्टेड क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग की तरफ इसलिए भी नहीं जाते क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके ऊपर तो लाखों का बजट चाहिए होता है, ग्राफिक डिज़ाइनर्स चाहिए होते हैं, फिर किसी मार्केटर को हायर करना होता है या किसी एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प चाहिए होती है। और अगर हो सकता है आप में से किसी का अगर वास्ता पड़ा भी हो तो उनका लाखों की कोटेशंस होती हैं, नो डाउट ऐसा है भी, लेकिन ये मिथ्स ज़्यादा हैं, इनमें हकीकत ज़्यादा नहीं है। और फिर इंशाल्लाह हम देखेंगे जो किसी भी बिजनेस में, चाहे वो रियल एस्टेट का बिजनेस है या किसी भी और निश का बिजनेस है, उसमें जो आपके कंपेटिटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं ये बहुत मैटर करता है। तो ये कंपेटिटर एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू होगा हमारा। और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो आपकी ऑडियंस है, यानी जो टारगेट ऑडियंस जिसको कहते हैं। यानी जो आप जैसे अभी पीछे एक भाई ने बताया कि उन्होंने कोई बूस्ट एक पोस्ट को किया बूस्ट, उसमें से 1500 लाइक्स में से उनको सिर्फ एक लीड मिली। असल में प्रॉब्लम क्या है, नंबर वन, जो बूस्ट वाला ऑप्शन है ये मार्केट के अंदर 80% लोग ज़्यादातर इसको यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन ये लीड्स के लिए ये ऑप्शन है ही नहीं है, ना इस ऑप्शन से सेल्स नहीं आती। खैर हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो जब टारगेट ऑडियंस जो है वो उसको डिफाइन किए बगैर कि आपकी टारगेट ऑडियंस के इंटरेस्ट क्या हैं, वो इंटरनेट पे क्या चीज़ें सर्च करते हैं, और वो सारा का सारा सिनेरियो जो है वो इंशाल्लाह इस पर डिस्कस करेंगे हम। और फिर रियल एस्टेट के अंदर जो एक बहुत अहम फैक्टर है वो ओवरसीज क्लाइंट्स हैं। आपके जो ओवरसीज क्लाइंट्स हैं उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म के अलावा किसी भी तरह उन तक रसाई बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। लेकिन अगर आप डिजिटल मीडिया का यूज़ करते हैं तो आप उन तक जस्ट एक क्लिक की दूरी पर आपके ओवरसीज क्लाइंट्स बैठे हुए हैं। और एंड पे हम थोड़े से प्रैक्टिकल रिजल्ट्स देखेंगे कि ये जो डिजिटल मार्केटिंग है ये कैसे काम करता है और इसमें क्या इसका फ़ायदा होता है और कैसे कैंपेन जो है रन हो रही होती हैं। तो ये थोड़ा सा इसका सिनेरियो था कि इसमें क्या चीज़ें होंगी। लाइट सा मैं तारुफ करवा देता हूँ आपको कंपनी का। डिजीवर्सिटी जो है digiversity.pk ये वेबसाइट है। बेसिकली ये एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग कंपनी है जो ज़्यादातर फोकस करती है इंडस्ट्री स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स पे, डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग पे। और अच्छा जी, माई सेल्फ मोहम्मद फरीद ख़ान, और आपको मुझसे क्यों सीखना चाहिए, ये एक बहुत अहम क्वेश्चन है कि भाई हम आपको क्यों सुन रहे हैं, आप कौन हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या करते हैं। असल में मैं जी लाहौर से बिलोंग करता हूँ और digiversity.pk में मैं एज अ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर यहाँ पे अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। और पिछले 4 से 5 सालों से मैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के अंदर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गूगल सर्टिफाइड और मेटा सर्टिफाइड और यूट्यूब सर्टिफाइड एज वेल। और conversion.com जो एक रियल एस्टेट मार्केटिंग एजेंसी है जो कि डिजीवर्सिटी का ही एक ब्रांड है, इसके थ्रू जो है हम रियल एस्टेट मार्केट में अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं नेशनल और इंटरनेशनल क्लाइंट्स को। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के जहन में एक चीज़ होगी कि भाई ठीक है आपको डिजिटल मार्केटिंग तो आती है लेकिन हम तो रियल एस्टेट के बंदे हैं, तो आपका हमसे क्या ताल्लुक क्या है, आप कैसे सिखाएंगे, आप तो हमें टूल्स सिखाएंगे ना सिर्फ। ऐसा नहीं है। पिछले 2 से 2.5 साल, 2.5 से 3 साल ऑलमोस्ट, मैं पाकिस्तान की बड़ी बड़ी जो रियल एस्टेट फर्म्स हैं जिसमें स्टार मार्केटिंग है और जुमेरा वर्ल्ड मार्केटिंग है, इस्लामाबाद बेस्ड है, तो इस तरह की बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ
हमने काम किया है, और उनके लिए ख़ास तौर पे चूँकि रियल एस्टेट में लीड जनरेशन जो है एक बहुत हॉट टॉपिक है, और आपके क्लाइंट्स का जो डेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस ये 2 से ढाई साल के अंदर जो चीज़ें हमने सीखी हैं कि किस तरह ये सारा डिजिटल मार्केटिंग को किस तरह आप रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और मस्कन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है ये एक फ्री क्लासिफाइड पोर्टल है जस्ट लाइक OLX.com। तो वहाँ पे मैं एज अ CTO, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। और खैर, अपने तारुफ से ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि आप सीखने क्या हैं। अच्छा जी, हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज़ है, क्योंकि इसके बारे में ना बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं कि जी ये होती क्या है। बहुत सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि डिजिटल मीडिया का कोई भी जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे वो इंटरनेट पे ईमेल है, आपका मोबाइल है, या कोई एप्लीकेशंस है, उनको यूज़ करके आप अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को सेल करते हैं, उसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। और प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं जी? गूगल है, वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, या मोबाइल ऐप्स हैं। ये सारे वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको यूज़ करके आप अपनी सर्विस को या अपनी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ कर रहे हैं। दैट्स वेरी सिंपल। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है, इस ये तो हम सबको पता है, हम सदियों से करते आ रहे हैं कि अपनी मार्केटिंग को बिल बोर्ड्स के ऊपर हम जो मार्केटिंग करते हैं, न्यूज़पेपर पे क्लासिफाइड में जो एड्स हम देते हैं, या टीवी पे कमर्शियल एड जो चलते हैं, फ्लायर्स हैं, ब्रोशर्स हैं, तो ये जो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं इनके थ्रू जो हम मार्केटिंग कर रहे होते हैं, ये सारी हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग का पार्ट है। खैर, अब थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का और एक जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का एक सोर्स है जंग न्यूज़पेपर, जस्ट लाइक जंग न्यूज़पेपर। इस पे अगर आप अपनी एड रन करते हैं, जस्ट लाइक आप अपनी रियल एस्टेट की एड एक जंग न्यूज़पेपर पे लगाते हैं, ठीक है जी, और एक आप डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर लगाते हैं, तो फर्क क्या है? फर्क ये है जी, जो रीच है, यानी कि कितने लोगों तक पहुंचा जा सकता है, तो जंग न्यूज़पेपर की जो रीच है वो बहुत लिमिटेड है। जस्ट लाइक आप सपोज कर लें कि 8 लाख, मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना 1 करोड़ लोगों को 1 करोड़ लोगों तक तो पहुंचा तो जा सकता है, लेकिन चूंकि अब अनफॉर्चुनेटली लोग अखबार पढ़ते भी नहीं है, वो इंटरनेट को ज़्यादा यूज़ करते हैं। अच्छा जी, लेकिन डिजिटल मीडिया को यूज़ करके आपकी जो रीच है वो एक्सपोनेंशियल है, यानी दुनिया के अंदर जितने लोग इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, आप उन सब तक पहुंच सकते हैं। और टारगेट ऑडियंस, यानी जो आप अखबार में जो ऐड लगाते हैं ना, उसको आप टारगेट नहीं कर सकते। टारगेट से मुराद मेरी ये है कि भाई आपके इख्तियार में है ही नहीं, हो सकता है वो अखबार जो है वो कोई बच्चा पढ़ रहा हो, या वो कहीं गली में पढ़ा हो, या हो सकता है कि किसी ने पढ़ा ही ना हो, या जो आपने ब्रोशर उसके अंदर डाला है, या जो ऐड आपने रन किया है, तो कोई आपके पास स्टैट्स नहीं है। लेकिन जब आप डिजिटल मीडिया का यूज करते हैं, तो आपको अपने एक एक स्टेप का पता होता है कि भाई आपने जो ऐड रन किया है, या जो आपने बूस्ट किया है, वो आपकी जो ऐड है वो किस एज के लोगों ने देखी है, किस डिवाइस पे देखी है, कितने बजे देखी है, किस रीजन से देखी गई है, उनके क्या इंटरेस्ट हैं, उसमें मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं। ये सारा का सारा डेटा आपको बैकएंड पे डिजिटल मीडिया के थ्रू मिल रहा होता है। और इंगेजमेंट क्या है जी? अखबार में क्या इंगेजमेंट होगी? किसी ने आपका फर्ज करें ऐड पढ़ भी लिया है, तो मैक्सिमम ये है कि वो आपको कॉल कर लेगा। लेकिन डिजिटल मीडिया में हाई इंगेजमेंट है, मतलब आपकी जो पोस्ट है, फर्ज करें आपने उसको बूस्ट पे लगाया हुआ है, तो उसके ऊपर कमेंट्स हैं, लाइक्स हैं, एंगेजमेंट्स हैं, कॉल्स हैं, आपकी वेबसाइट के ऊपर फॉर्म है, वो सारा का सारा उसके थ्रू आपके पास डेटा आ रहा है, और वो आपका जो क्लाइंट है वो बहुत अच्छे तरीके से इसमें एंगेज हो रहा है। और प्राइस की बात कर लें, तो जो आपका न्यूज़पेपर पे जो ऐड रन हो रहा है ना, वो बहुत एक्सपेंसिव है। मैंने क्यों कहा है बहुत एक्सपेंसिव है? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप एक दिन का ऐड जंग न्यूज़पेपर पे क्लासिफाइड में डालते हैं, जो कि 2 से 3 लाइनों का होता है, आई थिंक काफ़ी अर्सा हो गया है, अब तो इसको यूज़ नहीं करते, तो वो मेरे ख्याल से हज़ारों में कॉस्ट करते हैं।
और वो 24 घंटे के लिए होता है, उसके बाद मतलब आप उसको यूज नहीं कर सकते। लेकिन डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उन्हीं 1000 रुपयों, आपके जो 1000 रुपए हैं, 1500 हैं, 2000 हैं, उनको यूज करके एक तो आप ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, और एक आप अपने मतलब के लोगों तक पहुंच सकते हैं, यानी अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। और फिर उन्हीं पैसों के अंदर आप उनको इंगेज भी कर सकते हैं, यानी उनकी लीड ले सकते हैं, उनका डेटा ले सकते हैं। और वो डेटा आपका ओवरसीज क्लाइंट भी हो सकता है, आपके लीड क्लास भी हो सकती है। तो मतलब बहुत कम बजट के अंदर आप डिजिटल मीडिया को यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि जब आप ज़ाहिर है डिजिटल मीडिया को यूज कर रहे हैं तो इसमें कंपटीशन भी तो होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आप वाहिद तो नहीं है कि जो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग यूज करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपके कंपटीशन में बैठे हुए हैं। तो उस कंपटीशन को आपने एनालाइज कैसे करना है, यानी आपको कैसे पता चलेगा कि भाई मैं फर्ज करें मैं पार्क सिटी को डील करता हूँ, या मैं सिटी हाउसिंग को डील कर रहा हूँ, या अलकबीर टाउन को डील कर रहा हूँ। तो हमें कैसे पता चलेगा। टमाटर वो सब इधर दे दो, मैं एक ही दफा खा ये प्लीज आप माइक म्यूट कर लीजिएगा, इससे डिस्टरबेंस हो रही है। अच्छा जी, कैसे पता चलेगा कि भाई कितना कंपटीशन है मार्केट के अंदर, कितने पैसे लगाने हैं, क्या रिटर्न मिलेगा। तो इसके लिए फेसबुक ने एक टूल हमें दिया है, एड लाइब्रेरी टूल। इसका थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसको कैसे, इसका फायदा क्या है और इसको कैसे आप यूज कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। मिसाल के तौर पे जी, ये एक टूल है, ये मेटा यानी कि फेसबुक का एक टूल है। इसके थ्रू आप अपने पूरे पाकिस्तान नहीं सिर्फ पूरी दुनिया के ऐड देख सकते हैं और अपनी इंडस्ट्री के अंदर ऐड देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको प्रॉपर्टी के एड्स देखने हैं, ठीक है जी, और कहाँ देखने हैं जी, पाकिस्तान में देखने हैं। तो आप क्या करें, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने प्रॉपर्टी लिखा और ये मेरे सामने रिजल्ट्स आ गए। अब इस प्रॉपर्टी के ऊपर पाकिस्तान के अंदर तकरीबन इस वक्त 1600 एड्स एक्टिव है, यानी कि 1600 ऐड एक्टिव हैं। आप खुद देखें कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इतना बड़ा पाकिस्तान है, करोड़ों लोग हैं और लाखों लोग हैं जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, लेकिन 1600 एड सिर्फ इस वक्त फेसबुक पे एक्टिव है। तो यानी कि सारा का सारा जो चंक है, जो लीड्स हैं, वो बहुत लिमिटेड ऑडियंस जो है वो कैप्चर कर रही है। ठीक है जी। और इस पे आप अपनी, अब ये वो आपके कंपेटिटर्स हैं, ये सारे कंपेटिटर्स हैं आपके, मतलब जो प्रॉपर्टी की एड रन कर रहे हैं। अब इस कंपटीशन को एनालाइज करके आपको क्या फायदा होने वाला है, यानी आप देख सकते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट्स हॉट है, मतलब ज्यादातर सेल हो रहे हैं, और वो कौन कौन से ब्रांड्स हैं जो सेल कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा सिनेरियो जो है ये इस कंपटीशन एनालिसिस के थ्रू आप देख सकते हैं। और इस कंपटीशन को या इस टूल को कैसे यूज करना है, इसके लिए हमने प्रॉपर वर्कशीट्स बनाई हैं, और उन वर्कशीट्स को यूज करके आप बहुत आराम से अपना सारा का सारा जो रिसर्च का प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको ये हमारे एक स्टूडेंट हैं वहीद जफर साहब चकवाल से हैं, तो ये इन्होंने रिसेंटली अपनी ये कंपैटिटिव एनालिसिस की शीट कंप्लीट की है। तो ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं चकवाल में, ठीक है जी। तो इन्होंने इसी टूल को यूज करके अपने 20 कंपैटिटर्स का डेटा निकाला, ठीक है जी, और वो अपना कंटेंट कैसे बना रहे हैं वो सारा डेटा निकाला, और मतलब उनकी हेडलाइंस क्या हैं, कॉल टू एक्शन बटन्स कौन से वो यूज कर रहे हैं, ग्राफिक्स कौन से यूज कर रहे हैं, एड टाइप्स कौन सी हैं, कलर कौन से हैं। मतलब ये भी बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई जब आप डिजिटल मीडिया का यूज कर रहे हैं तो आपको कलर साइकी का भी आइडिया होना चाहिए। तो मतलब आपको अपने इस कंपटीशन से अंदाजा हो जाएगा कि भाई जो लोग आपके कंपेटिटर जो हैं वो किस तरह के एड बैनर्स बना रहे हैं। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आप डिजिटल मीडिया का यूज करने जा रहे हैं पहली दफा, तो आपको बहुत ज्यादा मतलब कह लें कि बजट को जाया करने की जरूरत नहीं है। आपके कंपेटिटर जो काम कर रहे हैं उनको आप अच्छे से एनालाइज करके तो अपना आगे काम स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये वर्किंग शीट्स जो हैं वो प्रॉपर हम प्रोवाइड करते हैं
जो कि पिछले 2.5 से 3 सालों में हमने जो सीखा, जो एक्सपीरियंस किया, उसके मुताबिक कुछ हमने वर्कशीट्स और कुछ टेम्पलेट्स बनाए हैं। वो कंपैटिटर एनालिसिस शीट के भी हैं। और इसी तरह जब आप अपने कंपटीशन को एनालाइज कर लेते हैं, तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए आती है ना डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, वो आती है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कैसे डिफाइन करेंगे जी आप। मिसाल के तौर पे आप शैम्पू बेच रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट शैम्पू है, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, कौन से लोग हैं जिनको आप ऐड दिखाना चाहिए आपको। अगर तो आप टारगेटिंग नहीं कर रहे, ओपन आपने कर दिया है, तो फिर तो नुकसान हो जाएगा ना। मतलब फिर तो इररेलेवेंट लोग भी आपका ऐड देखेंगे, तो उस पर बजट ज्यादा लगेगा। तो कितना जरूरी है कि आप अपनी ऑडियंस को डिफाइन करें। तो ये एक छोटा सा सैंपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि किस तरह आपको अपनी ऑडियंस को डिफाइन करना होता है। ये फर्ज करें कि ये रियल एस्टेट के लिए है। अब रियल एस्टेट में सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होता है कि आपका जो कस्टमर है उसकी ज़रूरत क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या है। फर्ज करें उसका प्रॉब्लम हो सकता है कि उसको एक अफोर्डेबल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना है, या उसको रिहाइश के लिए चाहिए। अब अफोर्डेबिलिटी उसका पेन पॉइंट है। यानी आपका प्रोजेक्ट क्या है कि आप अफोर्डेबल प्रोजेक्ट बेच रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल गवादर में बेच रहे हैं, या आजकल नए जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनमें इंस्टॉलमेंट पे बेच रहे हैं। तो आपको सबसे पहले अपने जहन में या किसी कागज़ पे, या जो वर्कशीट्स हम देते हैं वो तो बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, तो उन पे बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। तो उन पे आप ये अपना थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करते हैं, थोड़ी क्रिएटिविटी अपनी यूज़ करते हैं, और आप अपने कस्टमर की सारी नीड्स को, अपने पेन पॉइंट्स को आप लिखते हैं। फॉर एग्जांपल किसी का पेन पॉइंट हो सकता है कि वो दुबई में बैठा है और वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है पाकिस्तान में, वो ओवरसीज है। अब उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ट्रस्ट। उसका प्रॉब्लम ये है कि भाई वो ट्रस्ट कैसे करे। मतलब पाकिस्तान के अंदर तो बहुत फ्रॉड भी हो रहा है। मतलब कोई एक बंदा जिससे राब्ता करे उस पर ट्रस्ट कैसे करे। तो फिर आप अपनी एड को, अपनी कैंपेन को डिजाइन ही ऐसे करते हैं कि आपका जो कस्टमर है उसका कम से कम ये वाला जो पेन पॉइंट है, ये नीड पूरी हो रही हो। वो डिफरेंट केस स्टडीज दिखा सकते हैं, आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दिखा सकते हैं, अपना जो डिफरेंट अथॉरिटीज हैं उनकी अप्रूवल्स दिखा सकते हैं। तो खैर वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं। तो इसी तरह डेमोग्राफिक्स है, आपको डिफाइन करना है सबसे पहले। एड रन करना कोई बड़ी बात नहीं है, जैसा कि पीछे एक भाई ने बताया, उन्होंने बूस्ट पे ऐड चला दिया, लेकिन उससे पहले की एक वर्किंग होती है प्रॉपर। अगर वो आप नहीं करते तो आप नो डाउट कि फिर डिजिटल मार्केटिंग से महंगा प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी वर्किंग कंप्लीट करते हैं तो फिर यकीन करें, आप 500 रुपए का भी ऐड रन करेंगे ना, तो आप एक आधी डील कर लेंगे, क्योंकि आपने बड़े अच्छे से सोच समझ के प्रॉपर स्ट्रेटेजी के थ्रू अपनी कैंपेन को रन किया। मिसाल के तौर पे अब आपने डिफाइन कर लिया कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी जो ऑडियंस है, उसकी एज ग्रुप क्या है, उसका 30 to 50 ईयर्स ओल्ड। मैंने 18 साल क्यों नहीं डाला, क्योंकि 18 साल का एक छोटा सा बच्चा होता है, या 25 साल का जो लड़का होता है या कोई फीमेल है, उनके पास डिसीजन पावर नहीं होती कि वो बाय करें, प्रॉपर्टी बाय करें खास तौर पे। तो इसीलिए आपको एज ब्रैकेट, अब अगर आप फर्ज करें 18 साल के लोगों को भी अपना ऐड दिखा रहे हैं, तो वो ऐड तो उनको नजर आएगा, आपके पैसे तो, आपका बजट तो कंज्यूम हो रहा है, लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं हो रहा, आपको नुकसान हो रहा है। ठीक है। इसी तरह जेंडर, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेल चूज किया, क्यों चूज किया है? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो थोड़ा कह लें डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो मर्द के पास है, तो इसीलिए। और ये मैं सिर्फ अपनी मतलब कह लें जनरल ऑब्जर्वेशन की बात नहीं कर रहा, ये फेसबुक के अपने स्टैट्स हैं। फेसबुक आपको प्रॉपर वो सारा का सारा डेटा देता है कि भाई अगर आप इस ऑडियंस को टारगेट करेंगे तो आपका इतना बजट कंज्यूम होगा और उसके लिए इतने रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, वो सारा का सारा बैकएंड पे होता है। इसी तरह आप देख सकते हैं उनका एजुकेशन लेवल क्या है, काम क्या करते हैं, उनकी इनकम क्या है, और उनके इंटरेस्ट क्या है। मतलब फॉर एग्जांपल किसी का इंटरेस्ट हो सकता है वो प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहा है, कोई नया घर खरीदना चाह रहा है, कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है, कोई ज़मीन.com पे अक्सर विजिट करता होगा, कोई ऑनलाइन फूड डिलीवरी करता होगा, किसी का इंटरेस्ट है वो मैकडोनल्ड इंटरेस्ट क्यों डाला, क्योंकि जो आपकी हाई एलीट क्लास है उसको टारगेट करने के लिए आपको फेसबुक को बताना होता है कि भाई इन इन जगहों पे जो लोग जा रहे हैं मुझे उनको अपना ऐड दिखाना है।
ठीक है, ये एक खैर छोटी सी समरी है। उनके बिहेवियर्स क्या हैं, ठीक है, मतलब वो फॉर एग्जांपल एक बिहेवियर है फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर्स है, ये एक बिहेवियर है, मतलब आपको इस बिहेवियर को टारगेट करना है, अपनी ऑडियंस जब आपने बनानी है उसमें ये सारे बिहेवियर्स डालने हैं आपने। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर क्या होगा, आपका बजट बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा और उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है जी, तो ये हमारा ये है जी अपनी ऑडियंस को कैसे डिफाइन करना है, और ये हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर प्रॉपर वर्कशीट्स के थ्रू आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहे होते हैं, और आप खुद अपनी सारी की सारी ऑडियंस को डिफाइन कर रहे होते हैं कि भाई आपने कैसे, क्योंकि देखें आप डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। आपका प्रोजेक्ट रेजिडेंशियल हो सकता है, कमर्शियल हो सकता है, अपार्टमेंट्स हो सकते हैं, फार्म हाउसेस हो सकते हैं, लैंड हो सकती है, कोई भी प्रोजेक्ट है। तो हर प्रोजेक्ट के लिए अलहदा से आपको ऑडियंस को डिफाइन करना होगा। अगर आप नहीं करते तो ऐसा नहीं है कि ऐड नहीं रन होगा, फिर भी आप यूज कर सकते हैं डिजिटल मीडिया को, लेकिन फिर ये गारंटी नहीं है कि भाई जो आपके जो बजट आपके कंट्रोल में नहीं होगा। फिर हो सकता है कि आपको एक लीड के लिए, मतलब लीड का मतलब होता है जो मतलब आपके पास डेटा आ रहा होता है, हो सकता है कि फिर आपको एक लीड के लिए आपको 500 रुपए देने पड़ रहे हो, 1000 रुपए देने पड़ रहे हो, हालांकि उसकी जेन्युइन कॉस्ट जो है हो सकता है 30-40 रुपीज में ही हो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये तब होता है जब आप अच्छे से अपनी ऑडियंस को डिफाइन नहीं करते। ठीक है जी, खैर अब हम थोड़ा सा चलते हैं कि सोशल मीडिया कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो रियल एस्टेट के लिए सबसे बेस्ट है। मतलब आप हर प्लेटफॉर्म पे अपने पैसे ज़ाया ना करें। सबसे बेस्ट जो प्लेटफॉर्म अभी तक जो हमारी जो कह लें कि एक्सपीरियंस है, हमने देखा है अपना बजट लाखों रुपए का कंज्यूम करने के बाद, तो फेसबुक जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। क्यों? क्योंकि फेसबुक जो है वो खाली सिर्फ फेसबुक नहीं है, बल्कि फेसबुक इंस्टाग्राम को भी ऑन करता है, फेसबुक व्हाट्सएप को भी ऑन करता है, फेसबुक मैसेंजर को भी ऑन करता है। तो यानी इसके 4 से 5 प्लेटफॉर्म्स आते हैं और ज़्यादातर हम इन्हीं प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है जी, आप लिंक्डइन को भी यूज़ कर सकते हैं, पिंटरेस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर रिकमेंडेड जो प्लेटफॉर्म है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम है। ठीक है जी, अब मैं आपके सामने ये एक छोटा सा स्टैट रख रहा हूँ कि फर्ज करें अगर आप फेसबुक को यूज़ करते हैं। असल में फेसबुक को यूज़ करने का मतलब है कि आप फेसबुक के प्लेटफॉर्म के ज़रिए फेसबुक पे भी ऐड रन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं और मैसेंजर पे भी कर सकते हैं। यानी एक ही टूल के जरिए आप ये सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे फेसबुक का वर्ड इतना बड़ा लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब फेसबुक जो है ना वो सिर्फ फेसबुक नहीं है, बल्कि फेसबुक फैमिली ऑफ एप्स है। ये फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, मैसेंजर, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म फेसबुक ऑन करता है। अब हम थोड़ा सा टारगेटिंग ऑप्शंस को देख लेते हैं फेसबुक जो आपको प्रोवाइड करता है। नो डाउट कि ये सारे ऑप्शंस नहीं है, हजारों ऑप्शंस है, और मजे की बात है आप इन सारे ऑप्शंस को अपनी मर्जी के मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट कर लेते हैं जो जनरल टारगेटिंग है। जनरल टारगेटिंग के अंदर आपके पास क्या ऑप्शंस आती हैं, ये सिर्फ मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ। हम इंशाल्लाह बैकएंड पे जो डैशबोर्ड है फेसबुक का, जहां पे ये सारा कुछ हो रहा होता है, वहां पे सारी प्रैक्टिस होती है। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू आपको दिया जा रहा है। मिसाल के तौर पर जनरल टारगेटिंग में क्या होता है जी, लोकेशन वाइज टारगेटिंग। यानी आप लोकेशन वाइज टारगेटिंग कर सकते हैं कि भाई आप अपना ऐड दिखाना चाह रहे हो किसी कंट्री में, खास कंट्री में, किसी खास शहर में, किसी खास शहर के अंदर किसी टाउन में, किसी टाउन की किसी गली में, या किसी गली के किसी घर में। इस तरह भी पॉसिबल है, यानी इतनी लेजर टारगेटिंग है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि भाई आपको ऐड दिखाना है DHA फेज 5 के F ब्लॉक में दिखाना है और कहीं नहीं दिखाना, तो ये पॉसिबल है। आपका ऐड DHA फेज 5 लाहौर के F ब्लॉक में ही नजर आएगा। आप कहते हैं कि भाई DHA फेज 5 F ब्लॉक के अंदर आपको ऐड दिखाना है सिर्फ और सिर्फ 3 गलियों में। हो सकता है अब वहां आपका प्लॉट है, वो बेचना चाह रहे हैं आप, या जो भी, मतलब तो आप लोकेशन वाइज इतना डीप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है जी, और डिवाइस वाइज टारगेटिंग हो सकती है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी आपको अपना ऐड सिर्फ उन लोगों को दिखाना है जो आईफोन यूजर्स हैं, जिनके पास आईफोन है, क्योंकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो लग्जरी प्रोजेक्ट है, वो लोग एंड्रॉयड यूज नहीं करते। तो फिर जाहिर है आप अपना ऐड सिर्फ उन लोगों को दिखाएंगे या उनको नजर आएगा जो आईफोन यूज कर रहे हैं। इसी तरह एज वाइज टारगेटिंग हो सकती है, इसी तरह जेंडर वाइज टारगेटिंग हो सकती है। ठीक है जी,
ये होगी जनरल टारगेटिंग ऑप्शंस। डेमोग्राफिक वाइज टारगेटिंग क्या होती है? डेमोग्राफिक्स वाइज टारगेटिंग ये है कि आप अपने ऑडियंस के एजुकेशन लेवल को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब उनका एजुकेशन लेवल क्या है या एजुकेशन फील्ड कौन सी है, किस फील्ड के लोग हैं वो, उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, कितनी इनकम है उनकी। फॉर एग्जांपल आप एक अफोर्डेबल आपका प्रोजेक्ट है, आपकी 19,000 किस्त है पर मंथ एक 5 मरले प्लॉट की, फर्ज कर लेते हैं, ठीक है जी। अब आप वो वाला ऐड अगर किसी ब्यूरोक्रेट को दिखाएंगे ना, तो वो कभी भी उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, ज्यादा चांसेस हैं वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। उसकी ऑडियंस डिफरेंट है। उसकी ऑडियंस कौन सी है? वो लोग जिनकी सैलरी लेस देन 50,000 है या लेस देन 60,000 है, वो लोग जो वो आराम से अपनी 19,000 के बजट्स में प्रॉपर्टी खरीद भी सकते हैं। तो आप उनका इस तरह इनकम को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। लाइफ इवेंट्स, अच्छा लाइफ इवेंट थोड़ा इरेलीवेंट हो जाएगा, लेकिन जस्ट लाइफ इवेंट्स में क्या आता है, बर्थडेज आती हैं या एनिवर्सरीज आती हैं, इसका रियल एस्टेट से तो बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं है, लेकिन मिसाल के तौर पे आपकी गिफ्ट शॉप है, गिफ्ट आप गिफ्ट बेचते हैं। अब इस टूल को यूज करके आप क्या कर सकते हैं, मतलब आप सिर्फ उन लोगों को ऐड दिखाएं जिनकी इस महीने में बर्थडेज आ रही हैं। ये डेटा फेसबुक के पास है। आपको जब आपकी बर्थडे आती है तो आपको विश भी करता होगा फेसबुक, क्योंकि उसको पता है आपने जो उनको डेटा दिया हुआ है। तो आपका ऐड सिर्फ उन लोगों को नजर आएगा जिनकी फर्ज करें एनिवर्सरीज आ रही हैं, आप गिफ्ट उनको देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इतना लेजर टारगेटिंग ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। पेरेंट्स को टारगेट कर सकते हैं आप, और पेरेंट्स की डिफरेंट टाइप्स को टारगेट कर सकते हैं, यानी वो वाले पेरेंट्स जो जिनके बच्चों की उम्र अभी 1 साल तक की है, यानी या वो पेरेंट्स जिनके बच्चे जो है 5 साल बड़े हो चुके हैं, वो पेरेंट्स जिनके बच्चे जो है अभी 23 साल के हैं, 20 साल के हैं, ये सारे के सारे पेरेंट टाइप्स को आप। लेकिन इसको रियल एस्टेट में कैसे यूज कर सकते हैं? रियल एस्टेट में ऐसे यूज कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे जो पेरेंट्स हैं वो अगर न्यूली वेड है, तो न्यूली वेड पेरेंट्स जो होते हैं उनके ऊपर एक प्रेशर होता है कि भाई उन्होंने फॉर एग्जांपल कोई सेपरेट अपना अपार्टमेंट लेना है या सेपरेट कोई प्रॉपर्टी लेनी है, तो आप उनको टारगेट कर सकते हैं, उनको अपनी मतलब प्रोजेक्ट जो है वो सेल कर सकते हैं। इसी तरह रिलेशनशिप स्टेटस है, मैरिड है, अनमैरिड है, डाइवोर्स है, मतलब ये सारे आप यूज कर सकते हैं। काम क्या करता है बंदा, आपकी ऑडियंस जो है वो उनका जॉब टाइटल क्या है या कौन सी इंडस्ट्री के अंदर वो काम कर रहे हैं, ठीक है जी। इंटरेस्ट वाइज टारगेटिंग क्या होती है? इंटरेस्ट से मुराद ये होता है ज्यादातर कि आप फेसबुक के ऊपर कौन से पेजेस लाइक करते हैं, आप बिजनेस के पेजेस लाइक करते हैं, एंटरटेनमेंट वाले करते हैं, या आपकी मोबाइल के ऊपर क्या एक्टिविटीज है, ठीक है। तो वो इंटरेस्ट सारे के सारे एंटरटेनमेंट है, फिटनेस वेलनेस है, फूड ड्रिंक है, शॉपिंग है, फैशन है, इसके अलावा सैकड़ों इंटरेस्ट है जिनको आप अपनी, हम चूंकि हम रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं तो हम रियल एस्टेट स्पेसिफिक रहते हुए अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, प्रॉपर बना सकते हैं, इन सारे इंटरेस्ट को यूज करके, डेमोग्राफिक्स को यूज करके, जनरल टारगेटिंग ऑप्शंस को यूज करके। अब हम बात कर लेते हैं बिहेवियर्स की, यानी बिहेवियर्स असल में वो एक्ट है कि ज्यादातर जो मतलब फेसबुक और इन प्लेटफॉर्म को यूज करके कोई भी बंदा जो है बिहेव कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ये एक बिहेवियर है फेसबुक की टारगेटिंग ऑप्शन के अंदर। अब इस ऑप्शन का क्या फायदा हो सकता है, आप खुद सोचें। फर्स्ट टाइम होम बायर्स को अगर आप टारगेट करते हैं, अब कब टारगेट करेंगे? ये जो वो लोग जो पहली दफा घर खरीद रहे हैं, ठीक है। इसी तरह एक्सपैट्स का एक ऑप्शन है, यानी जो आपकी ओवरसीज जो आपका जो कस्टमर है उसके लिए प्रॉपर फेसबुक के अंदर प्रॉपर एक मैकेनिज्म है जिसको टारगेट करके आप अपनी ओवरसीज क्लाइंट तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, अभी रिसेंटली हमने ये ईद, जब ये बड़ी ईद गुजरी है ना, उसके एक हफ्ता पहले हमने एक कैंपेन रन किया। उस कैंपेन में हमने उन लोगों को टारगेट किया, क्योंकि जो ओवरसीज क्लाइंट है ना, आपके ओवरसीज क्लाइंट जो बाहर बैठे हुए हैं, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में या बाहर की कंट्रीज में, उनके ऊपर एड बजट ज्यादा कंज्यूम होता है, ठीक है। यानी पाकिस्तान में आप ऐड किसी को दिखा रहे हैं तो उस पर हो सकता है बजट कम यूज हो, लेकिन ओवरसीज के लिए अच्छा खासा बजट चाहिए होता है। हमने क्या किया, हमने ऐसा किया कि क्योंकि ईद के ऊपर ज्यादातर लोग बाहर से अपने घरों में आते हैं, पाकिस्तान में वापस आते हैं, तो हमने ये किया कि वो लोग जो पाकिस्तान वापस आए हुए हैं
उनको टारगेट किया हमने, क्योंकि अब वो ओवरसीज, लेकिन चूंकि वो पाकिस्तान आए हुए हैं, तो हमें क्या हुआ, हमें लीड की कॉस्ट इतनी सस्ती पड़ी, लेकिन हमें ओवरसीज का डेटा मिल गया और हजारों का डेटा हमें मिल गया। ठीक है, ये खैर ये स्ट्रेटजीज आप तभी बना सकते हैं, खुद बना सकते हैं, जब आपको प्रॉपर एक जो प्लेटफॉर्म है उसका आपको सिस्टम पता हो कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है जी। अच्छा, अभी हमारे पास ना 1 मिनट का टाइम है, उसके बाद ना हमारी ये मीटिंग जो है एंड हो जाएगी। आपको लिंक दोबारा से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मेरी गुजारिश है आपसे, प्लीज़ आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं शेयर करने के लिए। और बस ये इंशाल्लाह नेक्स्ट और थोड़े टाइम में हम क्लोज करेंगे, उसके बाद आपकी क्वेश्चंस लेंगे, आपकी क्यूरीज जो भी होंगी उनको एड्रेस करेंगे। लेकिन अभी के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये सारी जो अभी तक की कन्वर्सेशन हुई है आपको लगता है कि आपके लिए फ़ायदामंद है, तो मैं दोबारा से मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ मिस आशा से, वो आपको लिंक फॉरवर्ड कर देती हैं, तो प्लीज़ आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम इससे आगे अपना जो ये सेशन है इसको कंटिन्यू कर लें। ये मैं लिंक आपको सेंड करवा रहा हूँ। ठीक है जी।